बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपसे कहा जा रहा है, हमको ये सर्किट दिया गया है, यहाँ पर एक 2 वोल्ट की बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक 3 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ से एक 4 वोल्ट की बैटरी है। ये 3 ओम रेजिस्टेंस, ये एक 4 वोल्ट बैटरी है, और ये एक 5 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है x और यहाँ पर एक पॉइंट है y। फाइंड, क्वेश्चन लिखिए फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट x एंड y। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट x एंड y। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट x एंड y। हमको x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को कहा गया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं, देखते हैं जरा कैसे करेंगे, समझते हैं जरा। ठीक है, अच्छा हमने इतना तो पढ़ा ही है कि रेजिस्टेंस में अगर करंट के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो वो हमेशा IR का पोटेंशियल ड्रॉप करता है। करंट के उल्टा अगर हम रेजिस्टेंस को पार करेंगे तो IR का पोटेंशियल रेज होगा। तो जरा बताओ तुम मुझे, यहाँ से करंट मान लो I बन गया, इस पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे I1 जा रहा है। ध्यान से देखना, इस I1 का इधर कोई भी हिस्सा नहीं जाएगा। तुमको सर ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ा था आइडियल बैटरी की प्रॉपर्टी है पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलना चाहिए नेगेटिव टर्मिनल में उतना करंट वापस आना चाहिए। तो अगर यहाँ से I1 निकला तो बेटा इधर वापस भी I1 आना है, तो पता है ये I1 पूरा इधर चला जाएगा, ऐसे ऐसे, यानी I1 ऐसे घूम जाएगा। अब आओ, अगर इसके पॉजिटिव टर्मिनल से I2 करंट निकला तो ये I2 का कोई भी हिस्सा इधर नहीं जाएगा क्योंकि वापस इसमें I2 लौटना है। तो ये I2 करंट पूरा का पूरा ऐसे घूम जाएगा, राइट। तो तुम कहो सर इस 4 वोल्ट का क्या रोल है? इस 4 वोल्ट का रोल ये है कि इन 2 इंडिपेंडेंट सर्किट को एक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू जोड़ देना है। 2 इंडिपेंडेंट सर्किट हैं, उन्हें एक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू जोड़ देना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले I1 निकालते हैं। बताओ यहाँ पर 2 वोल्ट का रेज, तो आप कहीं से भी शुरू कर दीजिए। मान लो हम x से शुरू करें, x पे ही वापस आए तो देखना पोटेंशियल ऑफ x, इधर देखो ड्रॉप -2I1, माइनस से प्लस 2 वोल्ट का रेज, इधर गए फिर ड्रॉप -3I1, वापस आ गए x पर, तो Vx कैंसिल, 5I1 बराबर 2, I1 आ गया 0.4 एम्पियर, I1 आ गया 0.4 एम्पियर। इधर आ जाओ, y से शुरू करो, इधर जा रहे हैं वायर है, यहाँ ड्रॉप, तो -5I2, इधर माइनस से प्लस रेज 4 वोल्ट, इधर आए फिर ड्रॉप -3I2 बराबर वापस y पे आ गए इक्वल टू Vy कैंसिल हो गया बेटा। तो यहाँ से देखिए जरा 8I2 बराबर 4 वोल्ट, तो I2 की वैल्यू आ गई है 0.5 एम्पियर। तो जो I2 होगा वो 0.5 एम्पियर आ गया। अब देखना, हमें सवाल में पूछा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट x एंड y। तो अब हम पता क्या करेंगे, हम यहाँ से चलेंगे x से और y तक चले जाएंगे और x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे। तो देखना ध्यान से, यहाँ लिखते हैं पोटेंशियल ऑफ x, यहाँ से चल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। अच्छा तो इधर जा रहा हूँ तो करंट के उल्टा जा रहा हूँ, ये I1 ऊपर जा रही है, हम उल्टे आ रहे हैं, तो करंट के उल्टा अगर आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो Vx प्लस 3I1 यहाँ पे आ गए। अब देखो माइनस से प्लस, पोटेंशियल का रेज 4 वोल्ट,
अब हमें वाई तक जाना तो हम इधर जा रहे हैं, देखो पोटेंशियल करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ड्रॉप। तो बताओ -3I2, वापस बताओ हम पहुंच गए वाई पॉइंट पर इक्वल टू वी वाई। तो देखो जरा Vx 3 × I1 की वैल्यू 0.4 +4 -3 × 0.5 बराबर वी वाई। तो गौर से देखो ये क्या लिखा, Vx ये हुआ 1.2, ये हुआ माइनस का पॉइंट 1.5, तो ये 1.2 - 1.5 तो -0.3, तो +3.7 बराबर वी वाई। तो वी वाई माइनस वी एक्स इज इक्वल टू 3.7 वोल्ट। ये आंसर आ गया। यानी यहाँ पर बताएं वाई का पोटेंशियल ज़्यादा है एक्स से, ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पे, ये पॉइंट लो पोटेंशियल, और वाई का पोटेंशियल एक्स से कितना ज़्यादा है, 3.7 वोल्ट। नोट कर लो। नोट कर लीजिए, बढ़िया सवाल। हटा दिया जाए। अब देखिए ऐसा ही एक सवाल जेईई मेंस में पूछा गया था। हम वो सवाल बिल्कुल आइडेंटिकल है, वो सवाल दिखा रहे हैं, आप बड़े आराम से बता देंगे। अब देखिए भाई, वो क्वेश्चन ये था, यहाँ पर एक 10 वोल्ट की बैटरी है, ये एक 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये एक 2 ओम रेजिस्टेंस, ये एक 10 ओम रेजिस्टेंस, ये 20 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, वो 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है। सवाल की फाइंड करंट इन 2 ओम रजिस्टर, 2 ओम रजिस्टर। हमारा सवाल है 2 ओम रजिस्टेंस में आपको करंट बताना है। ठीक है, तो बहुत आसान है यार। बताओ यहाँ से जो करंट जाएगी I1, वो I1 यहाँ वापस नेगेटिव टर्मिनल में लौटना है, तो ये I1 ऐसे आएगा और ये पूरा I1 इधर चला जाएगा, यहीं घूम जाएगा। बताओ यहाँ से जो करंट I2 निकलेगा, वो I2 बताओ पूरा का पूरा यूँ घूम जाएगा, क्योंकि यहाँ वापस I2 लौटना है, तो ये I2 बताइए ऐसे आएगा। I1 का कोई भी हिस्सा इधर नहीं जाएगा, I2 का कोई भी हिस्सा इधर नहीं जाएगा। इसमें जो करंट होगी वो कितनी, 0। यही हमसे पूछा है। अच्छा I1 कितनी होगी, I1 तो बताओ 10/5 2 एम्पियर, I2 बताओ 20/10 2 एम्पियर। सिंपल, एकदम आसान सवाल, राइट। अब देखिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये सवाल बताइए पूछा गया था, अगले क्वेश्चन में हमें जो सर्किट दिया गया वो देखिए जरा। ये 120 वोल्ट का बैटरी है और यहाँ पर एक
25 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक R2 रेजिस्टेंस जो कि 20 ओम है। कितना? 20 ओम, बल्कि R2, चलो R2 लिखा केवल, चलिए R2 लिखा, इसकी वैल्यू नहीं दी गई है। और यहाँ पर दो रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में लगाए गए हैं, एक है R1 और एक है 20 ओम, और यहाँ पर एक अमीटर ऐसे लगाया गया, अमीटर, राइट। सवाल लिखें, ये सर्किट हमको दिया गया है, ठीक है, वो एक अमीटर है। अमीटर क्या करेगा? जिस ब्रांच में अमीटर लगा है उस रास्ते में जाने वाली करंट को रीड करेगा अमीटर, राइट। तो सवाल लिखिए, इन द गिवन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस across R2 is 40 volt. Potential difference across R2 is 40 volt. And ammeter read 2 ampere. इसकी जो रीडिंग है वो 2 एम्पियर है। फाइंड वैल्यू ऑफ R1 रेजिस्टेंस, हमको R1 का वैल्यू बताना है, राइट। तो देखो बेटा कितना आसान है, R2 के अक्रॉस 40 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है। अच्छा, ये अगर 2 एम्पियर रीड कर रहा है तो इस रास्ते में 2 एम्पियर करंट जा रही होगी, तो बैटरी के सॉरी ये पोलरिटी थोड़ा सा हमको बदलना पड़ेगा, ये माइनस, ठीक है, थोड़ा पोलरिटी हमको बदलना पड़ेगा, राइट। अब देखो, इधर माइनस पोलरिटी, इधर प्लस। अब देखो, अगर 2 एम्पियर करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जा रही है तो क्या बताओ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से भी करंट 2 एम्पियर ही तो निकली होगी, ये 2 एम्पियर ऐसे। तो जरा जवाब दो, यहाँ पे कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा? IR 50 वोल्ट, यहाँ कितना? 40 वोल्ट। तो सुनना, ध्यान से सुनना, कितना आसान हो गया। अगर हम यहाँ से यहाँ गए तो 120 वोल्ट का फ़ायदा, तो अगर हम पूरे लूप में घूम जाएं तो हमें नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0 रखना है। तो 120 वोल्ट का अगर फ़ायदा है तो 120 वोल्ट खर्च करके वापस आना है। तो ध्यान देना, अगर हम तुमसे कहें, मतलब समझो ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट Q है, अगर हम P से Q गए तो 120 वोल्ट का फ़ायदा, तो हम Q से P तक चले जाएं तो हमें पूरा 120 वोल्ट खर्च करके वापस आना है, तभी नेट पोटेंशियल चेंज 0 होगा। तो बताओ बेटा, Q से चले P तक जाने में 120 वोल्ट खर्च करना है। इसने कितना खर्च किया? 50 वोल्ट, या 40 वोल्ट, कितना हुआ? 90 वोल्ट। अब आपने कहा सर नीचे चले जाओ, ऐसे चले जा रहे हैं, ऐसे चले जा रहे हैं, चाहे इधर से चले जाओ, एक ही बात है। तो देखो, हमें 120 वोल्ट का फ़ायदा, तो हमारे पास 120 वोल्ट है, हमें 120 वोल्ट खर्च करके आना है। इधर गए 50 वोल्ट ड्रॉप, इधर 40 वोल्ट, 90 वोल्ट, तो इधर नीचे चले जाए तो यहाँ पे इसका मतलब 30 वोल्ट ड्रॉप होगा, 30 वोल्ट, तभी तो 120 वोल्ट होगा। और वापस बताओ, हम बैटरी में आ जाएंगे, पूरा 120 वोल्ट खर्च करके आ गए। तो अगर यहाँ 30 वोल्ट तो यहाँ पर भी 30 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल है। तो आप किसी भी रास्ते चले जाओ, यहाँ से 50 वोल्ट, 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 120 वोल्ट खर्च। इसका मतलब यहाँ 30 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। अगर बताओ बेटा यहाँ 30 वोल्ट होगा, अच्छा एक बताओ, यहाँ 2 एम्पियर करंट आ रही है, तो यहाँ का जो I है वो 2 एम्पियर, तो I इंटू R बराबर 40 वोल्ट। तो बताओ R2 की वैल्यू, तो R2 40 वोल्ट है, तो बताओ IA2 R2 बराबर 40, R2 आ जाएगा 20 ओम। तो ये हमारा R2 देखो 20 ओम निकल आया। हमें R1 निकालना है। अब देखो, यहाँ तक पहुँचा करंट हमारा 2 एम्पियर। अब देखना, यहाँ 30 वोल्ट है, 20 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ जो करंट होगी इस रेजिस्टेंस में, बताओ वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 1.5 एम्पियर। तो 2 एम्पियर में से इधर चली गई 1.5 एम्पियर, सॉरी इधर चली गई 0.5 एम्पियर। तो 2 एम्पियर में से नीचे चली गई 1.5 एम्पियर, ऊपर चली गई 0.5 एम्पियर।
और बताओ यहाँ आके फिर से 2 एम्पियर पूरी करंट। तो बताओ बेटा, यहाँ पे वोल्टेज है 30 वोल्ट, करंट है 0.5 एम्पियर और रेजिस्टेंस है R1, तो लिख दो I, इसे हम लोग I1 कहते हैं, चलो I1, इसे कहते रहे I2, ठीक। तो I1 R1 बराबर 30 वोल्ट, I1 है 0.5, R1 निकालना है और ये 30। तो देखो जरा R1 की वैल्यू 60 ओम आ गया, ये हमारा आंसर, ये आंसर आ गया बेटा, नोट कर लीजिए। तो ऐसे करना है सवालों को, अच्छे से समझ लीजिए। अगर तुम ये सीख गए कि यहाँ से यहाँ 120 वोल्ट का रेस, तो हमें यहाँ फिर किसी भी रास्ते से चले जाएं, हमें पूरा 120 वोल्ट ड्रॉप करना है, तो आपको फिर सवाल आने लगेंगे, ठीक है। नोट करिए भाई जल्दी से। अगला सवाल देखिए, अब देखिए, मान लीजिए हम आपसे कहें हमारे पास एक इनफाइनाइट लैडर है, ये एक R रेजिस्टेंस, ये एक R रेजिस्टेंस, ये टर्मिनल है मान लो A और ये टर्मिनल है मान लो B, ठीक है। और यहाँ पर R, फिर ये R, फिर ये R, यहाँ पर ये R, ये कहाँ तक गया ऐसे इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट तक पूरा नेटवर्क गया। हमारा सवाल है फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन द पॉइंट A एंड B। याद करो, ऐसा एक सवाल हमने कैपेसिटर में भी कराया था, ऐसा एक सवाल हमने कैपेसिटर में भी कराया है, अगर आपको याद होगा। तो चलिए क्या करते थे ऐसे सवाल में, ध्यान दीजिए। हमने आपसे कहा था पहले मान लो लेट R इक्विवेलेंट बिटवीन द पॉइंट A एंड B इज कैपिटल R, हमने मान लिया। A और B के बीच में R इक्विवेलेंट हमने कैपिटल R मान लिया। फिर हमने कहा था इस इनफाइनाइट नेटवर्क में से एक ब्रांच कम कर दो। तो यहाँ देखो हमने 2 पॉइंट मान लिए, एक M और यहाँ मान लिया N। यहाँ से अगर हम सर्किट को कट करें तो बताओ M और N के पीछे का नेटवर्क एकदम वही है जो A से B के बीच का है। तो क्या M से N के बीच के पीछे का जो नेटवर्क है उस पूरे को हम फिर से R से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि A और B के बीच में R इक्विवेलेंट अगर R है तो M और N के बीच में भी R इक्विवेलेंट R ही तो है, क्योंकि इनफाइनाइट तक गया है। यहाँ से शुरुआत एकदम वैसी है जैसा कि A और B से है। तो हम इस पूरे पीछे के नेटवर्क को हटाने जा रहे हैं, किससे? R से। तो मैंने क्या सिखाया था, अगर इनफाइनाइट नेटवर्क है तो एक ब्रांच कम करके जहाँ से रिपीटिशन हो रहा है पीछे के पूरे नेटवर्क को R इक्विवेलेंट से हटा दीजिए। तो देखिए तरीका, इसी के इक्विवेलेंट डायग्राम, ये देखो स्मॉल r, ये देखिए स्मॉल r, ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B, यहाँ पर एक टर्मिनल M है और यहाँ एक टर्मिनल N है। M और N के बीच में हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाने जा रहे हैं जिसका नाम है R इक्विवेलेंट कैपिटल R। ये बन गया इक्विवेलेंट नेटवर्क। अब बताओ इसके फर्दर इक्विवेलेंट की बात करें अगर, तो ये देखो स्मॉल r, ये A, ये दोनों कैसे पैरेलल, और पैरेलल में बताओ बेटा क्या होता है, R कैपिटल R अपॉन R प्लस कैपिटल R, और ये हमारा B टर्मिनल। देख लो, अब बताओ ये दोनों कैसे कनेक्टेड हो गए, ये दोनों हो गए सीरीज। अब यहाँ से A से B तक अगर हम जाएं तो ये दोनों बताओ कैसे कनेक्टेड, सीरीज। तो R इक्विवेलेंट R बराबर ये इन दोनों का सीरीज रिजल्ट, तो स्मॉल r प्लस स्मॉल r कैपिटल R अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये बन गया सीरीज रिजल्ट, राइट। अब देखो
यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी बेटा, क्वाड्रेटिक। तो इसको जरा स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। और ये स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर। हमें कैपिटल आर निकालना, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, इसको इधर लाओ तो माइनस कैपिटल आर स्मॉल आर, सही है, इसको ऐसे लिख दें। और ये बना माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। देख लो जरा क्वाड्रेटिक। अब बताओ हमें इसे कंपेयर करते हैं, अगर हम एक्स स्क्वायर बल्कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो बताओ इसका फैक्टर करना पड़ेगा। धनाचार्जी वाला फॉर्मूला याद है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये पढ़ाया था आपको। तो बताइए ज़रा, यहाँ पर कैपिटल आर बराबर माइनस बी स्मॉल आर प्लस माइनस रूट के अंदर वी स्क्वायर माइनस 4ac तो प्लस 4r स्क्वायर अपॉन 2a मतलब 2। अब देखो माइनस वाला साइन हम हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं? अगर तुम r माइनस रूट 5r हो जाएगा तो ये रजिस्टर नेगेटिव में आ जाएगा, और रजिस्टर नेगेटिव हो नहीं सकता। तो आंसर आएगा कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर कॉमन ले लिया 1 प्लस रूट 5/2, ये हमारा आंसर। नोट कर लीजिए। और आपने क्या देखा कि जो आर इक्विवेलेंट आया वो प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर आया। ये कैपिटल आर प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, क्योंकि ये सारा नंबर है। यार ये बात समझ में आ रही? माइनस वाला क्यों हटा दिया? क्योंकि ये आर माइनस रूट 5r, रूट 5r 1 से तो बड़ा ही होता है, तो रूट 5r बड़ा होगा, r छोटा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। और हमने देखा कि जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है कैपिटल आर, वो स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। राइट, हटा दें। अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ध्यान से, अगला जो सवाल है वो कुछ ऐसा है बेटा। ये एक स्मॉल आर, यहाँ एक स्मॉल आर, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी। ये 2r, ये भी 2r, ये 4r, ये भी 4r, ये 8r, ये भी 8r, और ये डॉट 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 कहाँ तक गया है? इनफाइनाइट तक गया है, ऐसे। और सवाल वही है, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। आपको ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच में आर इक्विवेलेंट बताने को कहा गया है, राइट। सवाल नोट करिए। और अब हम लोग आर इक्विवेलेंट
बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो करिए, ट्राई करिए, आप इसको चाहें तो कोशिश करिए। तो देखिए भाई कैसे करेंगे हम यहाँ पर आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, समझना जरा, ध्यान से देखना। आप पहले तो वही बात मान लीजिए, हमने मान लिया आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इज कैपिटल आर। हमने ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट को कैपिटल आर मान लिया। ध्यान दो, इस इनफाइनाइट नेटवर्क में से अगर हम एक ब्रांच कम कर दें ऐसे, तो देखो ये पीछे का जो नेटवर्क है वो कुछ ऐसा है। ध्यान से देखना, भी आपको दिख जाएगा, ये 2R, ये 2R, ये M पॉइंट, ये N पॉइंट। ध्यान से देखना, ये 4R, ये 4R, ठीक। अगला 8R, ये 8R, अगला होगा 16R, ऐसे तो होगा 16R, 16R, डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया है। ठीक, ध्यान से देखना, अगर ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट आर है तो बताओ आर इक्विवेलेंट एम और एन के बीच में कितना होगा, एम और एन के बीच में। अब कहोगे आर नहीं होगा सर, देखो क्या फ़र्क आया, इन दो पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट अगर आर है तो पता है इन दो पॉइंट के बीच में बस ऐसा लग रहा है कि शुरुआत यहीं से है, यहीं से शुरुआत है, बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क इतना कि आर हो गया 2R, 2R हो गया 4R, 4R हो गया 8R। समझो मतलब, एम और एन के बीच में एकदम ए और बी वाली शुरुआत है, बस हर ब्रांच का रेजिस्टेंस डबल डबल कर दिया गया है, हर ब्रांच का रेजिस्टेंस डबल डबल कर दिया है। तो बताओ अगर यहाँ से यहाँ ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट अगर आर है, और अभी तुमने सीखा था कि जो आर इक्विवेलेंट आया था वो प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा था, तो अगर हम आर को डबल कर दें तो आर इक्विवेलेंट भी डबल हो जाएगा। इसका मतलब समझो, अगर इन दो पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट कैपिटल आर है तो इन दो पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट 2 कैपिटल आर होगा। क्यों? क्योंकि एम और एन से जो शुरुआत हुई है वो हर रेजिस्टेंस डबल, सेकंड लूप में 4R, थर्ड लूप में 8R कर दिया। यहाँ देखो पहली ब्रांच का रेजिस्टेंस R था, यहाँ पहली ब्रांच का 2R है, यहाँ दूसरी ब्रांच में 2R था, यहाँ दूसरी ब्रांच में 4R है। क्या बताओ, एम और एन के बीच में आर इक्विवेलेंट निकाला तो कहेंगे ए और बी वाला ही रिजल्ट है, बस फर्क इतना है कि हर एक लूप का रेजिस्टेंस डबल डबल कर दिया गया है। तो जो यहाँ आर इक्विवेलेंट कैपिटल आर आया वो स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल आया। तो बताओ अगर हम यहाँ हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस डबल कर रहे हैं, यानी आर की जगह 2R रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ 2R, यहाँ 4R, यहाँ 8R ऐसा हो गया, तो आर इक्विवेलेंट भी तो डबल हो जाएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट एम एंड एन विल बी 2R, विल बी 2R। समझ लो पहले अच्छे से बेटे, विल बी 2R। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक सवाल ये समझो, दो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन समझो। अगर ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट कैपिटल आर है तो कोई तुमसे कहे एम और एन के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो तुम कहोगे बस हमने इस आर की जगह यहाँ 2R कर दिया, इस 2R की जगह 4R कर दिया, 4R की जगह 8R कर दिया, यानी हमने हर रजिस्टेंस डबल डबल कर दिया है सर, और डबल कर दिया है। और हमें पता है कि आर इक्विवेलेंट स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल, और स्मॉल आर को अगर डबल कर दिया तो आर इक्विवेलेंट भी तो डबल हो जाएगा। तो यहाँ का आर इक्विवेलेंट 2R होगा, राइट। तो देखो हम इसके इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ये स्मॉल आर, ये ए पॉइंट, ये स्मॉल आर, और ये बी पॉइंट, और यहाँ पे कोई एम पॉइंट है और यहाँ पे कोई एन पॉइंट है, और एम और एन के बीच में अब हम एक अकेला रेजिस्टेंस लगाएंगे और उसका नाम रखेंगे 2 कैपिटल आर, क्योंकि एम और एन के बीच में जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है वो 2 कैपिटल आर आ रहा है। अब देखो बेटा, अब देखो यहाँ से ये दोनों पैरेलल, तो फिर बताइए इक्विवेलेंट डायग्राम, ये स्मॉल आर,
ये दोनों पैरेलल, तो इनका पैरेलल रिजल्ट ये बी टर्मिनल, और ये पैरेलल रिजल्ट हो गया 2 कैपिटल आर स्मॉल आर अपॉन स्मॉल आर प्लस 2 कैपिटल आर। ये बताइए पैरेलल रिजल्ट। इसके बाद बताओ अब ये दोनों कैसे, अब ये दोनों सीरीज, और बताओ अब ये दोनों सीरीज, तो आप हमको बताओ आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कितना आना है? आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी आपके हिसाब से कैपिटल आर आना है। आपने अभी भी माना था, कहाँ गया ये, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी आर आना है। तो ध्यान दो, क्या मैं लिख दूँ कैपिटल आर बराबर इनके बीच का रिजल्ट, यही लिख दे रहा हूँ इक्वेशन, यही लिख दे रहा हूँ, कैपिटल आर बराबर इन दो का सीरीज रिजल्ट स्मॉल आर प्लस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस 2 कैपिटल आर। ये बन गई मैथमेटिकल इक्वेशन, ये बन गई मैथमेटिकल इक्वेशन। जरा इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बनेगी फिर से पहले जैसी। इतना पहले नोट करिए, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए, तो जो इक्वेशन बन के आई है उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यहाँ देखो कैपिटल आर बराबर आया स्मॉल आर प्लस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर प्लस 2 कैपिटल आर, ये आया। ठीक है, इसे सॉल्व करिए जरा। तो यहाँ एलसीएम ले लो, आर टाइम्स स्मॉल आर प्लस 2r, सही है ना, ये आर स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, आर 2 कैपिटल आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस 4 कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये देखो 2 कैपिटल आर स्क्वायर, हमें कैपिटल आर में क्वाड्रेटिक बनानी है, माइनस 3 कैपिटल आर स्मॉल आर और प्लस 2 नो, और ये बनेगा माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 0। देख लो भाई, ये क्वाड्रेटिक बननी चाहिए। अब यहाँ से कैपिटल आर बराबर दराचार्जी वाला फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस वी स्क्वायर 3 स्मॉल आर का स्क्वायर, 3 स्मॉल आर वी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 8 स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2a4। माइनस वाला हम हटा दे रहे हैं, क्यों, नेगेटिव आ जाएगा। तो आंसर होगा 3 सॉरी ये 3 स्मॉल आर, इसको ऐसे लिख दे, ठीक, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये देखो भाई 3r प्लस माइनस रूट 17 स्मॉल आर बाई 4। अब मैं माइनस हटा दे रहा हूँ भाई, तो स्मॉल आर टाइम्स 3 प्लस रूट 17 बाई 4, ये आंसर आएगा। नोट कर लो, ये आंसर होगा। यहाँ पर माइनस क्यों हटा दिया, क्लियर है ना, क्योंकि 3 माइनस रूट 17 3 से बड़ा होता है, बल्कि 4 से भी बड़ा होता है, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, और रेजिस्टेंस नेगेटिव में थोड़ी आ सकता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। नोट करिए, हो जाए तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ें। अब देखिए भाई, अब एक सवाल मान लो इस तरीके का है, यहाँ पे 5 ओम
ये 10 ओम, इधर 10 ओम, और ये 5 ओम। ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, और ये भी मान लो 5 ओम है बीच में, ठीक है, 5 ओम है बीच में, 5 10 10 5। ओके, फाइंड आर इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। सवाल देख लो, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमको आर इक्विवेलेंट निकालने को कहा गया है। सवाल देख लिया। बहुत सारे लोगों को ये व्हीटस्टोन ब्रिज नज़र आ रहा है। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? ना ना यार, ये देखो 5/10 1:2, इधर 10/5 2:1, उल्टा है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। अगर ये 5:10 उधर 5:10 होता, सेम रेशियो होता, तो ये वाला हट जाता ब्रिज रजिस्टर, राइट, और हमारे लिए बहुत आसान हो जाता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो पाया, राइट। तो बढ़िया सवाल है। इस सवाल को करने के कई तरीके हैं। तो पहला तरीका हम एकदम कॉमन अप्रोच, फिर दूसरा तरीका और बढ़िया लाएंगे, आसान हो जाएगा सवाल। लेकिन ये भी हमें आना चाहिए। पहला तरीका समझिए जरा। कभी भी ऐसा हो कि ये 5:10 एकदम उल्टा यहाँ लगाओ 10:5, इस तरीके के सवाल में देखना ध्यान से। हमें ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखो हमने क्या करा, हमने ए और बी के बीच में एक बैटरी लगा दी अपनी मर्जी से। भाई जिसके बीच में इक्विवेलेंट निकालना होता है उन्हीं के बीच में तो बैटरी लगता है। और हमने मान लिया कि V वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की? V वोल्ट की। और V वोल्ट की बैटरी से करंट निकला I। तो बताओ I क्या होता था? V/R इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट किन दो पॉइंट के बीच में? जिन दो पॉइंट के बीच में बैटरी लगी है। बैटरी किन दो पॉइंट के बीच में लगी है? ए और बी। तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, या बिटवीन द टर्मिनल ऑफ बैटरी। क्यों भाई? तो आर इक्विवेलेंट आ गया हमारा ए और बी के बीच में। यहाँ से जो रिजल्ट आएगा, बताओ आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? V/I, V/I। यानी हमको V/I कैलकुलेट करना है। सवाल समझ लो अच्छे से। यानी अब हमें केवल V/I निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। यही तो मतलब हुआ। तो देखिए जरा, यहाँ से I करंट चला ऐसे। अब I बटना, थोड़ा सा बस अलर्ट रहना, थोड़ा अलर्ट रहना, ध्यान से देखना। अगर ये बात समझ गए तो फिर आसान है। इधर करंट गया I1 मान लो, इधर करंट गया मान लो I-I1, ठीक। अब पता है यहाँ करंट कितना जाएगा? देखना, ध्यान से देखना। अगर हम ऐसे बोलें कि यहाँ V वोल्ट का फ़ायदा, तो हम यहाँ से चलें और B तक आ जाएं, तो हमें V वोल्ट खर्च करके आना है। तो कुछ यहाँ खर्च होगा, कुछ यहाँ खर्च होगा, B वोल्ट का खर्च हो जाएगा। अच्छा एक बात बताऊँ, मान लो B वोल्ट 10 वोल्ट है। मान लो हम थोड़ी देर के लिए इसको 10 वोल्ट मान लें। हमका यहाँ 2 वोल्ट का खर्च, यहाँ 8 वोल्ट का खर्च। तो बताओ यहाँ बोलो, इधर 8 वोल्ट का खर्च, यहाँ 2 वोल्ट का खर्च, तभी तो 10 वोल्ट होगा। अरे ये डायगोनल सिमेट्री है, 5 5 10 10 सिमेट्री में। तो हम पता क्या करेंगे, जो ड्रॉप यहाँ होगा वो ड्रॉप यहाँ होगा, जो ड्रॉप यहाँ होगा वोल्टेज का, वही ड्रॉप यहाँ होगा। तो समझो जरा, अगर यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप V1, तो यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप V1। अब ये वोल्टेज और ये वोल्टेज का ड्रॉप बराबर हो गया। देखना, अगर ये वोल्टेज ड्रॉप V2, तो ये वोल्टेज भी ड्रॉप V2 हो जाए। तो अब हम कहेंगे चाहे हम इस रास्ते चले जाएं और चाहे इस रास्ते चले जाएं, क्या बराबर वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा? यस। तो देखो कॉमन सेंस क्या कह रहा है कि सर यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप, भाई हमें मान लो 10 वोल्ट है, इसने कहा हमने 2 वोल्ट ड्रॉप किया, इसने कहा हम 8 वोल्ट ड्रॉप करेंगे। तो जो 10 में यहाँ 10 वोल्ट एकदम सिमेट्री में, ये कहेगा हम यहाँ 8 वोल्ट ड्रॉप करेंगे, और ये कहेगा हम यहाँ पे 2 वोल्ट का ड्रॉप करेंगे। तो जरा बताओ, जो वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ 5 ओम में, क्या वही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ 5 ओम में? तो वोल्टेज होता है IR। तो जो यहाँ का IR वही यहाँ का IR। तो बताओ यहाँ करंट कितनी? I1। यहाँ जा रही है I-I1, तो यहाँ होगी I-I1। तो देख लो, ये तो हमने समझाने के लिए लिखे थे, V1 V2 हटा रहे हैं। समझिए कहने का मतलब क्या हुआ कि जो करंट I बटा इधर I1, इधर I-I1, तो वही I-I1 करंट इधर चली जाएगी और ये I1 वाली करंट इधर आ जाएगी।
अब तुमको सर इसमें कितनी करंट होगी, तो समझो जरा ध्यान से, इधर करंट I1 आया, यहाँ पे करंट I1 आया, और इस I1 में से I माइनस I1 इधर चला गया, तो इधर बोलो I1 में से घटा दो, तो ये हो गया 2I1 माइनस I। देख लीजिए, और चाहो तो इस जंक्शन पे चेक कर लो, इधर से I माइनस I1 आया, 2I1 माइनस I आया, ऐड करो जरा, इन दोनों ऐड करो जरा, I1 आना चाहिए, आ रहा है। यानी हमने करंट बांट लिया बड़ी चालाकी से, लेकिन ये तरीका केवल तभी होगा जब ये डायगोनल सिमेट्री हो 5 5 10 10, तब करंट का बंटवारा इस तरीके से होगा। कि उसकी वजह भी साफ है कि जो वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा वही वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, जो वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा वो वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, और यहाँ का वोल्टेज तभी ड्रॉप बराबर होगा जब यहाँ की करंट बराबर हो, वो यहाँ की करंट बराबर हो। तो यहाँ से करंट I गया, अगर इधर I1 इधर I माइनस I1, तो वो I1 इधर होगा, I माइनस I1 इसमें होगा, और I1 में से I माइनस I1 घटा दो तो बाकी करंट इधर होगी। अब सुनो, हमको निकालना क्या है, V बाई I, R इक्वलेंट V अपॉन I निकालना है, ये हमको कैलकुलेट करना है V अपॉन I। तो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ से कैलकुलेट करके दिखाएंगे। ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दीजिए, यहाँ का वोल्टेज हम V मान ले रहे हैं, यहाँ का वोल्टेज हम 0 मान ले रहे हैं, यहाँ 0 वोल्ट मान ले रहे हैं, ये V वोल्ट मान ले रहे हैं। तो यहाँ का वोल्टेज देखो V वोल्ट हो गया यहाँ का, और यहाँ वोल्टेज 0 हो गया क्योंकि V वोल्ट की बैटरी है। अब हम लगाएंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चलो एक काम करें, पहले ऊपर लगा दें। चलो भाई शुरू कर रहे हैं V वोल्ट से, यहाँ से शुरू करें, इधर बोलो ड्रॉप माइनस 5I1, सीधे चले जा रहे हैं, तो माइनस 10I माइनस I1, और कहाँ पे आ गए 0 पर। देख लीजिए जरा, V से चले 5I1 का ड्रॉप, उधर 10I माइनस I1 का ड्रॉप। अब देखो V माइनस 5I1 माइनस 10I, थोड़ा कैलकुलेशन देखे रखना, 10I1 बराबर 0, ठीक है। अब देखना, तो ये V प्लस 5I1 माइनस 10I बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। हमें चाहिए V अपॉन I, हमको V अपॉन I चाहिए, और अगर हमको V अपॉन I चाहिए तो मैं बताओ बेटा I1 को हटाऊंगा, मैं I1 को रिमूव करूंगा। अब I1 को हटाने के लिए ध्यान दो, अगर मुझे I1 हटाना तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहीं घूम जा रहा हूँ, इसी लूप में घूम जा रहा हूँ एक बार, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलो भाई यहाँ शुरू करें V से, V यहाँ 5I1 का ड्रॉप यहाँ जा रहे, तो बताओ यहाँ पे ड्रॉप 5 टाइम्स 2I1 माइनस I, थोड़ा अलर्ट रहिए कैलकुलेशन में। और इधर देखो जरा, इधर जा रहे हैं तो बताओ करंट के उल्टा जा रहे हैं, तो वोल्टेज का रेस प्लस 10, और ये हो जाएगा I माइनस I1, और वापस पहुंच गए बताओ हम V पर इक्वल टू V। देखो बेटा ये सवाल मैं जानबूझ के कर रहा हूँ इस तरीके से ताकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ की भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी इस सवाल को मैं एक लाइन में ख़त्म कर दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। लेकिन अभी हमें ये भी सीखना है, ये तरीका हमने जो करंट का बंटवारा किया है कॉमन सेंस से, इस मेथड को बोलते हैं डायगोनल सिमेट्री, कैसे करंट बांटा ये आना चाहिए आपको। अब देखो ये V से भी कट गया, यहाँ देखो माइनस 5I1 माइनस 10I1 प्लस 5I प्लस 10I माइनस 10I1 बराबर 0। तो देखिए भाई माइनस 5I1 माइनस 10I1 माइनस 15 माइनस 25I1 और प्लस का 15I बराबर 0। देख लो भाई, सही है ना। तो 3I इज इक्वल टू 5I1, मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, 5I1 की जगह 3I आ गया। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में आप जरा 3I या 5I1 की जगह 3I रख दो यहाँ पे। तो देखो भाई
देखिए सवाल ख़त्म होने जा रहा है। v 5i1 की जगह +3i -10i बराबर 0 आ रहा है। तो यहाँ से देखो ये क्या आ रहा है, v बराबर 7i, तो v अपॉन i बराबर, और v अपॉन i का नाम ही R इक्विवेलेंट है, तो ये आ गया 7 ओम और यही आ गया R इक्विवेलेंट। देख लो बेटे, तो v अपॉन i की वैल्यू आ गई 7 ओम, ये R इक्विवेलेंट, यानी a और b टर्मिनल के बीच में R इक्विवेलेंट 7 ओम है इस सवाल का आंसर। और इसे हम लोग दूसरे तरीके से भी निकालने जा रहे हैं। नोट करिए इसको जल्दी से। ये एक तरीका है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हम लोग निकाल सकते हैं V/I, जो भी निकलेगा वही R इक्विवेलेंट होगा। बस इस सवाल में इंपॉर्टेंट था करंट का डिवीजन, जो कि हमने कर लिया बड़े आराम से। भाई जो रेजिस्टेंस यहाँ वही यहाँ, जो यहाँ वो यहाँ, तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप वो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ, जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ वो यहाँ, राइट। चलिए इसी सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी को सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से करने जा रहे हैं। उसके लिए हमें एक मेथड सीखना पड़ेगा, और वो मेथड हम बता दे रहे हैं, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत आसान है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल आराम समझेंगे। भाई हमें वहाँ आंसर लाना है, हम कोई भी मेथड लगाएं। तो डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, अगर तीन रेजिस्टेंस ऐसे डेल्टा के फॉर्म में है, ऐसे डेल्टा ऐसे बनता है, ऐसे डेल्टा के फॉर्म में है। अब डेल्टा के फॉर्म में देखो यहाँ रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस हम यहाँ लगा दे रहे हैं, इसका नाम R1, एक रेजिस्टेंस हम यहाँ लगा दे रहे हैं R2, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दे रहे हैं R3। ये मान लो A, B और ये C टर्मिनल है, ठीक। हम इन तीन रेजिस्टेंस जो डेल्टा के फॉर्म में है, हम इनको एक स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो स्टार पता है, इसी डेल्टा के अंदर ये तीन रेजिस्टेंस हटा करके हम तीन नए रेजिस्टेंस लगाएंगे, और सवाल देखना कितना आसान हो जाएगा, ठीक। समझना बहुत अच्छे से। हमें तीन रेजिस्टेंस कभी भी ऐसे डेल्टा के फॉर्म में दिखाई दें, तो हम इन डेल्टा को ब्रेक करके एक स्टार बना लेंगे इस डेल्टा के अंदर। यानी ये तीन रेजिस्टेंस हट जाएंगे, डेल्टा बनेगा। वो डेल्टा पता कैसे दिखाई देगा, ऐसे स्टार बनाएंगे, ऐसे ये स्टार बनेगा। ये डेल्टा को रिमूव करके यहाँ तीन रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो देखना मैं यहाँ बाहर दिखा दे रहा है, ये ए टर्मिनल है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाएंगे, ये हमारा सेंटर वाला पॉइंट था, ये बी पॉइंट होगा, और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाएंगे, ये सी होगा। ये तीन रेजिस्टेंस इस डेल्टा के अंदर आएंगे और ये बाहर वाले रेजिस्टेंस हटा देंगे। अब ध्यान देना, इस रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, ये बताओ R1 R2 के बीच का रेजिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू होती है R1 R2 का मल्टीप्लाई अपॉन तीनों रेजिस्टेंस का सम, R1 + R2 + R3, ठीक। ये कहाँ से आया, ये नहीं, आपको तरीका सीखना। तो बताओ इन दो को के बीच में जो रेजिस्टेंस लगाएंगे उसकी वैल्यू होगी इन दो का मल्टीप्लाई, और नीचे टोटल रेजिस्टेंस तीनों का सम। ये वाला रेजिस्टेंस इन दो का मल्टीप्लाई R1 R3 अपॉन तीनों का सम, R1 + R2 + R3। यहाँ जो रेजिस्टेंस आएगा वो R2 R3 के बीच का है, तो R2 R3 अपॉन R1 + R2 + R3, ठीक है बेटा। ये तरीका रहेगा हमारा डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करने का।
अब हम आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे। तो देखो अभी जो क्वेश्चन था हमारा उसमें ऐसे ही तो था, ये टर्मिनल ए था, एक यहाँ पर था 5 ओम, यहाँ एक था 10 ओम, और यहाँ पे था एक ब्रिज वाला 5 ओम, फिर यहाँ था 10 ओम, और यहाँ था 5 ओम। हमने वही क्वेश्चन लिया, देख लीजिए ज़रा, और ये बी टर्मिनल था। अभी अभी ये सवाल हम लोग करके गए, डायगोनल सिमेट्री 5 10 10 5, अभी अभी करके गए, वहाँ हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ से किए थे। अब हम लोग इस मेथड से करेंगे, और ये सवाल देखिए आप कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो पहले तो वो नोट हो गया, अब देखना जरा ध्यान से, चलिए देखना जरा। अगर हम ये सवाल में देखो, दो डेल्टा है, हमको आर इक्विवेलेंट चाहिए ए और बी के बीच में। अभी समझ में नहीं आ रहा कौन सीरीज कौन पैरेलल, व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत कठिन सवाल, लेकिन आपके लिए बहुत आसान हो गया। देखना आप क्या करिए, आप इन 3 रेजिस्टेंस को हटा करके यहाँ पर 3 नए रेजिस्टेंस लगा दो, यहाँ पर ऐसे, ये एक डेल्टा है, इस डेल्टा को तोड़ करके हमने ऐसे 3 नए रेजिस्टेंस लगा दिए यहाँ पर। ये 3 में हटाने जा रहा हूँ, ध्यान देना, आप लोग इसमें मत करना, आप लोग अलग से बनाइएगा, ठीक। तो चाहो तो हम एक बार अलग से कहो तो बना के दिखा दें, या मैं इसी में कर रहा हूँ, चलो ठीक। बताओ ये वाला रेजिस्टेंस इन दो के बीच का, तो इसका नाम होगा 5 × 5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो 5 × 5 25 अपॉन कितना 20, देख लो यार 25/20। तो क्या ये बताओ 5/4 आएगा? तो ये वाला देखो रेजिस्टेंस हो गया 5/4 ओम। अब आओ ये वाला जो होगा वो बताओ इन दो के बीच का, 50/20 तो 5/2 ओम। ये वाला बताओ इन दो के बीच का, तो 10 × 5 अपॉन टोटल सम 20, तो 10 × 50/20 5/2 ओम। आपको पता है ये 3 रेजिस्टेंस हट गए, ये 3 हट गए, और ये 3 नए रेजिस्टेंस आ गए। ये सवाल हो गया। अब वही सवाल, अब ये सवाल बचा। अब तुम करो सर ये तो बहुत आसान है, अब तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कौन सीरीज कौन पैरेलल। जवाब दो बेटे, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, उसके बाद पैरेलल। तो चलो इसी की इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। ये ए, ये हमारा 5/2, ये दोनों सीरीज में करो, तो बताओ ये दोनों सीरीज में यहाँ 45/4 हो, देख लो, ऐड कर दो, ये दोनों ऐड करो 15/2, क्यों 15/2, यस ये हुआ 15/2, ये हो गया बी टर्मिनल। बोलिए अब देखो 15/4 और ये 15/2 कैसे पैरेलल, तो इनका पैरेलल रिजल्ट 15/4 × 15/2 अपॉन दिस प्लस दिस कर लेंगे। तो बताओ भाई ये ए टर्मिनल, ये आया 5/2, इन दोनों का पैरेलल निकालो जल्दी से रिजल्ट, और तुम देखोगे ये 9/2 ओम आ रहा है, और ये बी टर्मिनल। अब जवाब दीजिए ये दोनों कैसे हो गए सीरीज, और अगर ये दोनों सीरीज तो ऐड कर दो, तो 5/2 + 9/2 14/2, और 14/2 का मतलब हुआ 7 ओम। तो ये हो गया हमारा आर इक्विवेलेंट बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ये हो गया आर इक्विवेलेंट बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। नोट करो। इस मेथड को हम लोग और भी सवालों में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एकदम क्लियर है बेटा कैसे करा। चलिए
अब अगर बात करें, सवाल कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिए पहले क्वेश्चन। ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, हर एक ब्रांच में एक एक रेजिस्टेंस है। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, यहाँ पर एक आर, यहाँ पर एक आर और यहाँ पर एक आर, ठीक है। और सवाल वही है, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। आपको ए और बी टर्मिनल के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट निकालना बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताओ कितने डेल्टा दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 डेल्टा। आप कहिए सर किसी भी एक को तोड़ दो, पहले सवाल बना लो, मैं इसी में तोड़ूंगा, मैं अलग से नहीं करूँगा, मैं इसी में तोड़ूंगा, आसान होगा। आप अलग से बनाइएगा फोटो, ठीक है, मैं इसी में करूँगा। तो बताओ भाई 3 डेल्टा में कौन सा डेल्टा तोड़े हैं, आप हमें बताओ, जो आप कहेंगे वही करेंगे। आपके मन में आ रहा सर बीच वाला, इसे तोड़ दो। तो इसे तोड़ने के लिए, इस डेल्टा को तोड़ने के लिए हम 3 नए रेजिस्टेंस लगाएंगे। देखो कहाँ लगाएंगे, इधर देख लो, ऐसे, एक इधर ऐसे और एक इधर ऐसे, ऐसे आएंगे 3 रेजिस्टेंस। तो देखो मैं रेजिस्टेंस भी बना दे रहा हूँ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, इन 2 का मल्टीप्लाई और इन तीनों का सम, तो ये आ गया R/3। देख लो यहाँ पे भी बताओ R/3, और यहाँ पर भी बताइए इन 2 का मल्टीप्लाई, तीनों का सम R/3। अब बताओ ये 3 रेजिस्टेंस, ये जो थे इन्हें हटा दिया, ये डेल्टा टूट गया, और डेल्टा टूटा और एक स्टार बन गया, ये लो। अब सर्किट कुछ ऐसा बन के तैयार हो गया नया। आप कह रहे हैं सर बहुत आसान दिख रहा, तो बहुत ही आसान लगने लगा। देखो भाई इसी के इक्विवेलेंट फोटो बनाए, ये दोनों सीरीज। तो ध्यान से देखना, ये ए टर्मिनल, यहाँ पर ये हो गया R + R/3, 4R/3, ये देखो R, ये वाला R, ठीक। और ये वाला R/3 ऐसे लगा है, R/3, नो प्रॉब्लम। ये दोनों फिर सीरीज, तो ऐड करो 4R/3, और ये देखो R, ये R, और ये टर्मिनल B। गौर से देखिए, गौर से, इसको देखा है, पहचान रहे होगे, देखा देखा लगना चाहिए। इनका रेशियो 4/3, इनका रेशियो 4/3। क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है? यस। अगर ये व्हीट स्टोन ब्रिज, तो इसे रिमूव कर दो। इसे रिमूव करने जा रहे हैं, रिमूव फ्रॉम द सर्किट, क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। और व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया, तो देखो बेटा इसकी इक्विवेलेंट डायग्राम ये हटा दे रहे हैं। अब देखो जरा, सवाल कुछ ऐसा हो गया, इधर 4R/3, इधर R, और इनके बीच में जो R/3 वो हटा दिया, ये 4R/3 और इधर R। देखो कितना आसान सवाल हो गया, आप खुद ही कह रहे हो सर एकदम आसान हो गया। 4R/3 सीरीज कितना हुआ, 8R/3। तो पता है ऊपर वाले रास्ते में 8R/3 और नीचे वाले रास्ते में R 2R सीरीज में है ना। और ये टर्मिनल है A और ये टर्मिनल B। अब ये दोनों पैरेलल, ये दोनों कैसे हो गए पैरेलल? तो पैरेलल में इनका रिजल्ट R इक्विवेलेंट 8R/3 इंटू 2R, 8R/3 प्लस 2R। देख लो, और ये निकल के आ रहा होगा 8R/7। ये आंसर चेक कर लो, चेक कर लो, ये आंसर आ रहा है।
कितना आसान सवाल हो गया। राइट, कोई डाउट? तो ये ऐसे सवालों में हम लोग डेल्टा को स्टार में तोड़ करके सवाल को आसान बना लिया करेंगे। ठीक है, अब यहीं पे इसी सवाल को करने का एक और मेथड है, एक और मेथड है। तो उसके लिए हेड डालिए परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लेकिन ये बातचीत हम लोग अगली क्लास में करेंगे और इस पर कई सवाल करेंगे। ठीक है।